क्वेश्चन 4 में आपको एक अलग तरीके से एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। थर्ड जो भी हमने किया था इट वाज अ डिफरेंट वे। फोर्थ में अभी नाउ यू आर हैविंग प्रेडिसेसर एक्टिविटीज और प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। किस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी आनी है। सो इफ वी सी द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एक्टिविटीज इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी होगा वो। इट्स एक्टिविटी ए बी। अगर आप ए और बी को देखोगे तो देर आर नो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब जो इनिशियल आपका इवेंट होगा ना, स्टार्टिंग वाला इवेंट, जब हम प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं तभी आपकी एक्टिविटीज ए और बी दोनों स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि इनका कोई प्रीसीडिंग इवेंट है ही नहीं। इसके पहले कुछ भी नहीं हुआ है, कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है, यही इनिशियल एक्टिविटीज है। सो दैट मीन्स we'll start with A and we'll start with B। ये दो एक्टिविटीज हमारी इनिशियल एक्टिविटीज होंगी। इसके बाद बोला है एक्टिविटी C का प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज A। एक्टिविटी C की प्रीसीडिंग एक्टिविटी इज A। इसका मतलब A के बाद आना चाहिए एक्टिविटी C। A के बाद C आना चाहिए। लेकिन अगर आप आगे देखोगे तो B और C का कॉम्बिनेशन दिया है फॉर एक्टिविटी E। मतलब एक्टिविटी B और एक्टिविटी C दोनों कंप्लीट होने के बाद हम एक्टिविटी E स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब एक्टिविटी B और C दोनों को एक ही नोड पे एंड होना चाहिए। दोनों का जो एंडिंग इवेंट होगा उस इवेंट से हम E को शुरू करने वाले हैं, तो उन दोनों का एंडिंग इवेंट शुड बी द सेम, हेड इवेंट जो होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर एक इवेंट बनाए और इसको एक्टिविटी C लें तो चलेगा। सो नाउ वी हैव दिस एज द हेड इवेंट फॉर B एंड C। दोनों इस इवेंट पे कंप्लीट हुई। अब यहाँ से हम E एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। E is not event, E is activity. This is a merge event. Events का कहीं नाम नहीं दिया है अभी। पहले वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 वो इवेंट्स के नाम थे। अभी ABC जो दिया है these are activities. Then D भी A से ही स्टार्ट हो रहा है। The activity D is also starting from A. After completion of A हम D भी स्टार्ट कर रहे हैं। और बोला गया है D और E इधर कहीं से स्टार्ट होगा। इधर से वी हैव टू स्टार्ट E, इधर से वी हैव टू स्टार्ट D। ये D और E दोनों के बाद में एक्टिविटी आएगी F। इसका मतलब दिस E एंड दिस D, यहाँ से जो D आएगा और यहाँ से जो E आएगा दोनों को वापस एक ही नोड पे एंड होना चाहिए, सो दैट उस नोड से हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर पाए। सो वील हैव लाइक दिस D एंड लाइक दिस E। आया समझ में? दोनों इधर पे खत्म हुई और ये दोनों एक्टिविटीज खत्म होने के बाद वी आर स्टार्टिंग विद F विच इज द लास्ट एक्टिविटी। इसके आगे और कोई एक्टिविटी नहीं है। ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे उसे, एक नोड बना के एंड करेंगे। क्लियर है? नाउ आफ्टर दिस उन्होंने तो नंबर्स नहीं डाल के दिए हमें इवेंट के, लेकिन हमें नंबरिंग फिर भी करनी होगी। भले ही उन्होंने नहीं किया है तो भी आप जो डायग्राम बनाओगे उसमें आप नंबरिंग करोगे। नंबरिंग हम कैसे करते हैं? सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट से राइट तक आते हैं हम 1 2 3 नंबर देते जाते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। भले ही नंबर्स का कोई रेलेवेंस नहीं हो फिर भी आपको प्रेजेंटेशन में नंबर्स पुट करने हैं। देन वी हैव नॉर्मल टाइम। डेज में हमें नॉर्मल टाइम दिया हुआ है। सो फॉर एक्टिविटी A वी हैव 16 डेज, फॉर B वी हैव 20 डेज, फॉर C 8 डेज, फॉर D 10 डेज, E 6 डेज एंड F 12 डेज। दिस इज द नॉर्मल ड्यूरेशन। ड्रॉ द एक्टिविटी नेटवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। हमने एक्टिविटी नेटवर्क ही बना लिया। अब हमें क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है। फाइंड क्रिटिकल पाथ। फाइंड करिए व्हाट कैन बी द क्रिटिकल पाथ।
These are the 3 paths. कोई 4th पाथ नहीं है ना पॉसिबल, सिर्फ ये 3 ही पाथ है. इनकी ड्यूरेशन निकालेंगे तो फर्स्ट पाथ की 38 डेज, सेकेंड की 42 डेज एंड थर्ड पाथ की 38 डेज ड्यूरेशन आएगी, इफ देयर इज नो कैलकुलेशन मिस्टेक. ये आ रही है ड्यूरेशंस. सो द हाईएस्ट ड्यूरेशन पाथ विल बी अवर क्रिटिकल पाथ. ये हमारा क्रिटिकल पाथ हमने फाइंड कर लिया. क्रिटिकल पाथ को हम यहाँ पर डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे. ए सी ई एंड एफ. नेक्स्ट अब हमें फ्लोट्स निकालने हैं. फाइंड द टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी. तो वापस से हम टेबल बनाएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लोट्स. अभी टोटल भी निकालना है और फ्री फ्लोट भी निकालना है. फॉर्मेट सेम ही होगा. वील हैव एक्टिविटी, ड्यूरेशन, earliest start time, earliest finish time, latest start time, latest finish time, total float and free float. But earliest start time या latest finish time को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले अपने नेटवर्क डायग्राम में E और L वैल्यूज की ज़रूरत है. So first we will have to put the E and L values in our network. हर एक में अब हमें E और L वैल्यू डालनी है. पहले E वैल्यूज डालेंगे फिर L वैल्यूज डालेंगे. सबसे पहला इवेंट 1 दैट विल बी स्टार्टेड इमीडिएटली. 0 पीरियड में स्टार्ट होना चाहिए. सो द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर इवेंट 1 विल बी 0. देन इवेंट 2 जल्दी से जल्दी कब आ सकता है? जब आपकी एक्टिविटी A खत्म हो. एक्टिविटी A 0 पे स्टार्ट हुई एंड इट इज टेकिंग 16 मिनट्स टू कंप्लीट. तो ये E वैल्यू हो जाएगी 16. Then event 3. Now event 3 is the merge event. 2 events आ रहे हैं, इसमें 2 activities आके यहाँ पर merge हो रही हैं. So for both we will see. अगर हम B एक्टिविटी को देखें तो 0 पे स्टार्ट होगी और 20 मिनट्स लगेंगे, तो जल्दी से जल्दी 20 पे ही हम पहुँच सकते हैं. अगर हम C को देखें तो 16 पे जल्दी से जल्दी ये स्टार्ट होगी एक्टिविटी एंड इट विल टेक 8 more minutes. 24 मिनट्स तो इसको लगने ही है कम से कम. मतलब इस इवेंट पे आने के लिए 24 डेज का हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है. 20 अगर हम लेंगे तो फिर ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी. दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट होना चाहिए तब जाके आप इस इवेंट पे पहुंचोगे. दोनों एक्टिविटीज को कंप्लीट होने में कम से कम 24 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे. Then event 4. Again event 4 is a merge event. तो वापस से हम दोनों एक्टिविटीज को देखेंगे. If we look at activity D, this will at the earliest start by 16 days. 16 days पे स्टार्ट होके 10 दिन और लेगा तो 26 days लगेंगे. If we look at activity E, it will earliest start by 24th day. 24th day पे स्टार्ट होके it will take 6 more days. So it will be completed by 30 days. So 26 और 30 whichever is higher we will take. जो बड़ा है that means it is 30. 30 plus 12 42. These are the E values. Now for L values we have to go backward.
हमें बैकवर्ड आना है। तो बैकवर्ड आने के लिए L वैल्यू विल बी 42 ओवर हियर। यहाँ से वी विल डिडक्ट दिस 12। हमें आना है इवेंट 4 पे। इवेंट 4 पे बाय लेटेस्ट हम कब तक पहुंच सकते हैं? तो 5th तक हम 42 पे हमें पहुंचना ही पहुंचना है। दिस इज कंपल्सरी, मैक्सिमम 42 पे पहुंचना है एंड दिस विल बी टेकिंग 12 डेज। तो मतलब अगर आप यहाँ पे 30 डेज में नहीं पहुंचे तो आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। मैक्सिमम 30 डेज ही अलाउड है आपके पास, ये इवेंट 30 डेज में अचीव करना ही है। देन इफ वी गो फॉर दिस नोड 3, 4 हो गया ना, नाउ वी आर कमिंग टू 3। तो यहाँ पर मैक्सिमम 30 डेज पे आपको आना है एंड दिस इवेंट विल, दिस एक्टिविटी विल टेक 6 डेज। तो 24 डेज पे तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा इस इवेंट तक। देन कमिंग टू 2, 2 इज अ बर्स्ट इवेंट। 2 बर्स्ट इवेंट है और जब हम बैकवर्ड वर्किंग करते हैं बर्स्ट इवेंट हमारे लिए रिलेवेंट हो जाते हैं। अब अगर हम डी एक्टिविटी की तरफ से देखें तो 30 मिनट्स पे हमें 4th इवेंट पे पहुंचना है और 10 डेज हमें लग रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। तो मतलब 20 पे भी अगर आप इधर पहुंचे तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे टाइमली। बट व्हाट अबाउट दिस? यहाँ पे यू हैव टू रीच बाय 24 डेज एंड इट इज टेकिंग 8 डेज। मतलब 16 डेज के से ज़्यादा अगर आपने डिले किया तो यहाँ पे ये 24 से बढ़ जाएगा आपका टाइम, विच इज़ नॉट अलाउड। सो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग 20, फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग 16। फॉर दिस वी विल सिलेक्ट द लोएस्ट। अगर 20 लोगे तो ड्यूरेशन इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। क्लियर है? देन कमिंग टू 1 इज अगेन अ बर्स्ट इवेंट। बर्स्ट इवेंट में वापस हम उल्टा देखेंगे, 16 माइनस 16 0 एंड 24 माइनस 20 विल बी 4। दोनों में से जो कम है दैट इज 0। हमेशा इसकी ई एंड एल वैल्यूज विल बी 0, इसकी ई एंड एल वैल्यूज विल बी द सेम। ये तो आप लेते ही हो सेम, ये भी सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल आपका जो क्रिटिकल पाथ है इसमें से कोई ना कोई एक्टिविटी तो क्रिटिकल होगी ही होगी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक्टिविटी तो हमेशा क्रिटिकल होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि ये दोनों ही क्रिटिकल नहीं हो। एक पाथ होता है जिसकी सारी एक्टिविटीज ही क्रिटिकल है, दोनों में से जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा वो हमारे लिए क्रिटिकल हो जाएगा। सो ईदर ऑफ दिस विल बी क्रिटिकल एक्टिविटी। और क्रिटिकल एक्टिविटी पे जो भी नोड्स फॉल होंगे उनका ई एंड एल वैल्यू विल बी 0। आपको इनिशियली प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में ये इवेंट तो शुरू में ही आ गया ना, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टार्ट आप अभी करोगे तब जाके तो आपका ये 42 डेज में कंप्लीट होगा, क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटीज तो पूरे 42 डेज लेंगे ही ना। इनिशियल स्टार्टिंग तो आपको अभी करनी पड़ेगी, उसमें देयर इज नो गैप अलाउड, या आप उसमें भी मार्जिन ले लो, अदरवाइज क्रिटिकल एक्टिविटीज ही शिफ्ट हो जाएंगी। सो हियर यू विल ऑलवेज हैव जीरोस, हियर यू विल ऑलवेज हैव द सेम फिगर्स। प्लस क्रिटिकल पाथ में जितने भी नोड्स फॉल होंगे, दिस वन दिस वन दिस वन, यहाँ पे सारे नोड्स क्रिटिकल पाथ पे ही फॉलो हो रहे हैं। हर एक में यू विल हैव स्लैक एज 0। All the nodes falling on the critical path will have 0 slack. Okay? Now let's start finding our floats. तो हमारा ये floats वाला table है, relation of floats. So we have activity A, B, C, D, E and F. We have these 6 activities. हर एक का duration हमें दिया है 16, 20, 8, 10, 6 and 12. Now first we will find the E values, earliest start time and earliest finish time values. Earliest start time हमने देखा था, this is the E values of our tail events. Tail events की E values. Earliest finish time was nothing but earliest start time plus duration. Activity A के लिए earliest start time will be 0. 0 पे आप स्टार्ट कर ही दोगे ये एक्टिविटी एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी 0 पे ही स्टार्ट हो सकती है। एंड फिनिश टाइम विल बी 16 डेज।
16 दिन तो लग ही रहे इसमें, तो 16th डे को ये फिनिश हो जाएगी। एक्टिविटी बी दैट कैन अगेन बी स्टार्टेड एट 0 ओनली, जल्दी से जल्दी 0 पे हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको, एंड इट विल टेक 20 days, तो फिनिश टाइम विल बी 20। देन एक्टिविटी सी इज हैविंग 2 एज द टेल इवेंट। टेल इवेंट जो है ये 2, ये अचीव हो रहा है जल्दी से जल्दी 16 पे, तो हम यहीं पे ही स्टार्ट कर सकते हैं, इससे पहले हम स्टार्ट नहीं कर सकते। इस इवेंट को अचीव करेंगे तभी हमारी एक्टिविटी शुरू हो सकती है। सो अवर स्टार्ट टाइम विल बी 16 over here. Then this C is taking 8 days, तो अर्लीस्ट ये फिनिश हो जाएगा 24 days में। Then D के लिए अगेन वी हैव द सेम टेल इवेंट 2, सेम ही है उसका इवेंट भी, और 2 हम अचीव कर रहे हैं टू द अर्लीस्ट 16 days में, तो D भी हम 16 days से ही स्टार्ट कर सकते हैं। Then it is taking 10 days, so that will be finished by 26 days. इसके बाद E, now E is starting from third event. थर्ड इवेंट का स्टार्ट टाइम इज अर्लीस्ट 24, तो हम भी इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर पाएंगे नॉट बिफोर 24 days. It is taking 6 days, so we'll finish it off by 30. Then comes F स्टार्ट हो सकता है जब ये इवेंट आ जाए, और ये इवेंट जल्दी से जल्दी 30 पे ही आ सकता है, एंड इट इज टेकिंग 12 days, 42। ये हो गई ई वैल्यूज। देन एल वैल्यूज, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम हमने देखा था, दिस वाज द एल वैल्यू ऑफ हेड इवेंट। हेड इवेंट की एल वैल्यू हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम था, एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम वाज LFT minus duration. Okay, first activity A. Activity A is ending at second event. Second event पे ये activity end हो रही है, और second event के लिए आपका latest allowable time is 16, तो ये event आपको 16 मिनट पे तो अचीव करना ही करना है। ये इवेंट 16 मिनट पे किसी भी हालत में पहुंच जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एक्टिविटी है ये 16th डे पे फिनिश हो जानी चाहिए एक्टिविटी ए, सो दैट विल बी द लेटेस्ट फिनिश टाइम 16, एंड दिस इज टेकिंग 16 days ओनली टू कंप्लीट, तो हमारा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 0 हो गया। जब 0 पे स्टार्ट करोगे तभी आप लेटेस्ट 16 पे कंप्लीट कर पाओगे। देन एक्टिविटी बी, now activity B is ending at third node, third event, and third event has L value as 24, मतलब हमें इस इवेंट पे लेट से लेट करके भी 24 days में पहुंचना ही है। 24 days में हमें यहाँ इस इवेंट तक पहुंचना ही पहुंचना है, so this activity has to be ended up to the latest on 24 days, मतलब इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम विल बी 24। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कितना होगा, 20 मिनट्स लग रहे हैं इसको पूरा करने में। 4th डे पे स्टार्ट करोगे तो 24 days में फिनिश हो जाएगा। देन एक्टिविटी सी, नाउ एक्टिविटी सी इज अगेन एंडिंग ऑन थर्ड नोड, और थर्ड नोड हम अचीव कर रहे हैं ऑन 24 days, तो एक्टिविटी सी भी आपको बाय 24 days फिनिश करना ही होगा। लेटेस्ट 24 days ही आप ले सकते हो, एंड इसमें ड्यूरेशन इज 6, तो बाय 16 डे आपको ये स्टार्ट करना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा डिले आप नहीं कर सकते। एक्टिविटी डी इज एंडिंग एट 4th नोड, 4th में आपका टाइम इज 30, सो दैट मीन्स आपको बाय 30 days ये एक्टिविटी ख़त्म करनी ही है, और इस एक्टिविटी में 10 दिन लग रहे हैं, तो बाय 20 days आपको ये शुरू करना ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज ई के लिए अगेन वी हैव 4th नोड ओनली, सो लेटेस्ट फिनिश टाइम विल बी 30 एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम विल बी 24, दिस माइनस द ड्यूरेशन। एफ के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम विल बी दिस 42 पे हमें किसी भी तरह से इसे फिनिश करना ही पड़ेगा, एंड ड्यूरेशन इज 12, तो बाय 30 वी हैव टू स्टार्ट इट। नाउ फाइंडिंग टोटल फ्लोट, डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग वैल्यूज या फिर डिफरेंस बिटवीन द फिनिश टाइम वैल्यूज।
सो फर्स्ट एक्टिविटी के लिए फ्लोट इज 0, सेकेंड के लिए इट्स 4 0 4 0 0. All these are your critical activities. So your critical path will be A, C, E, F. Okay. Then we have to calculate free floats. Free float का मतलब total float minus head event का slack. हमें डायग्राम भी कंसिडर करना पड़ेगा. बट इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 0. 0 से नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, या तो कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा या फिर 0 ही रहेगा. इफ वी सी एक्टिविटी ए, इसका टोटल फ्लोट 0 है तो फ्री फ्लोट भी 0 ही रहेगा, नेगेटिव को तो हो ही नहीं सकता, चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है. बी का टोटल फ्लोट वाज 4, इसमें से वी विल सब्ट्रैक्ट द हेड इवेंट स्लैक. बी का हेड इवेंट का स्लैक इज 0, हेड इवेंट इज 3 और इसके बीच में स्लैक इज 0. सो दैट मीन्स बी का टोटल फ्लोट माइनस 0 दैट इज 0, फ्री फ्लोट भी 0 ही रहेगा. देन सी का 0 है तो 0 ही रहेगा. डी का वी हैड 4, अगेन माइनस हेड इवेंट स्लैक, इसका हेड इवेंट स्लैक, हेड इवेंट इज दिस, इसके बीच में स्लैक इज 0. सो 4 माइनस 0 विल बी अगेन 4. देन E 0 एंड F ऑल्सो 0. ये फ्री फ्लोट हमें बताता है कि हम अगर इसमें कोई चेंज करते हैं, इफ़ वी आर चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज़ जहाँ पर फ्लोट्स हैं, उससे हमारे हेड इवेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या कितना फ़र्क पड़ेगा हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें ये रिलेवेंस भी एक आध में हम देख पाएंगे. आपको इनके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, मेन आपका ये है टोटल फ्लोट, जिसके बेसिस पे आप आगे जाके डिसीजंस लोगे कि कौन सी एक्टिविटी को कितना डिले हम कर सकते हैं, हाउ मच डिले इज अलाउड फॉर एवरी एक्टिविटी. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क. नो, नॉट 5, 6th. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको नेटवर्क डायग्राम बना के आना है, सिर्फ नेटवर्क डायग्राम. वो आप कल बना के लेकर आओगे, बाकी का हम करेंगे. आज घर जाके एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स. ये अभी भले ही समझ में आ गया हो, रिवाइज नहीं किया तो वापस भूल जाओगे. एटलीस्ट इतना रिवीजन आपका आज हो जाना चाहिए.